दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चुनावी क्षेत्र भी है। चुनावी बोलबाला है, अपने अपने दावे, अपने अपने वादे, लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा बवाल इस बात पर मचा हुआ है जिस तरह से दूसरे राज्यों में, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो और वहां राजधानी दिल्ली, जिस तरह से ईडी और सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई विपक्षी नेताओं पर चल रही है, उसको लेकर सियासत का माहौल यहां पर पूरी तरह से गर्म हो चुका है। एक तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का यह कहना है कि कुछ भी कर लें, न सीडी चलेगी न सीबीआई चलेगी, बल्कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ पेन ड्राइव चलेगी। अब उस पेन ड्राइव के भीतर क्या है, इसको लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। वहीं मुख्यमंत्री की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं उस पर गृह मंत्री अमित शाह की ओर से पलटवार किया गया है। भ्रष्टाचार के एक के बाद एक कई मामले आज उनकी ओर से छत्तीसगढ़ में गिना दिए गए। भूपेश बघेल की सरकार पर वार किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जोरदार मुकाबला है, वहां पर भी जिस तरह की कार्रवाई इस वक्त चल रही है ईडी और सीबीआई की, उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक बघेल ने उसको लेकर सीधे निशाना साधा गया है और यह कहा गया है कि दरअसल तानाशाही प्रवृत्ति में लिप्त है ये सरकार और चुनाव में अपनी हार की हताशा की वजह से इस तरह के लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दे रही है। जबकि राजधानी दिल्ली में आपको बताते चले, जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर ईडी को लेकर एक्शन हुआ, उसके बाद उनको समन जारी किया गया, उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। उनके आरोपों में कितना दम है, चुनावों के मद्देनजर ही क्या ईडी और सीबीआई की कार्रवाई काफी तेजी से आगे बढ़ती है, उस पेन ड्राइव में क्या है जिसका जिक्र भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की ओर से किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या जब चुनाव हो उस समय ईडी और सीबीआई अपने कामकाज नहीं करें, या फिर जानबूझकर चुनावों के मद्देनजर ही उनको घेरने के लिए, क्योंकि कई जगहों से करोड़ों करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं, उनका इस्तेमाल चुनावों के दौरान किया जाना था, इस तरह के आरोप लगे हैं। क्या चुनाव के दौरान सीबीआई और ईडी की कार्रवाई रुक जानी चाहिए? विपक्षी नेताओं की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या उन आरोपों में दम दिखता है, या फिर सत्तापक्ष जो दावे कर रहा है कि जो भी भ्रष्टाचारी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, सीबीआई और ईडी तो अपनी कार्रवाई करेंगी ही। इसी मुद्दे को लेकर आज दंगल में बड़ी चर्चा होगी। अलग अलग पक्षों के तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों का प्रचार जोरों पर है। हर दल के बड़े से बड़ा नेता प्रचार मैदान में दिन रात मेहनत कर रहा है, जनता के बीच दावे और वादे कर रहा है। दूसरी ओर केंद्रीय जांच एजेंसियां भी पूरी रफ्तार से एक्शन में हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में नोटिस किया गया। राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले में छापे पड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में गेमिंग ऐप वालों के घर से करोड़ों नकदी मिल रही है। चेन्नई में डीएमके मंत्री के घर इनकम टैक्स के छापे चल रहे हैं। गुजरात में भी गेमिंग ऐप वालों के ठिकानों पर छापे चल रहे हैं। यूं तो जांच एजेंसियों का काम जांच का है, लेकिन चुनावी सीजन में हर जांच को विपक्ष सिरे से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करार दे रहा है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के चीफ केजरीवाल जांच एजेंसी के निशाने पर हैं। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप केस में कांग्रेस नेताओं की भी जांच चल रही है। राजस्थान में सीएम गहलोत के बेटे से लेकर मंत्रियों तक की जांच की जा रही है। राजस्थान में जांच एजेंसियां 3 बड़ी अनियमितता के आरोपों की जांच कर रही हैं। इसमें एक है जल जीवन मिशन घोटाला। इस घोटाले में राजस्थान के मंत्री आईएएस से लेकर इंजीनियर्स और ठेकेदारों के घर जांच हुई है। दूसरा है परीक्षा पेपर लीक मामला। इसमें प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर निर्दलीय विधायक के खिलाफ जांच की है। तीसरा है फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन का मुकदमा, जिसमें ईडी ने सीएम गहलोत के बेटे वैभव से पूछताछ की है। इतने बड़े मुल्क के अंदर इकोनॉमिक ऑफेंस हो ही नहीं रही है, उनकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा। उनका ध्यान जा रहा है पॉलिटिशियन के घरों पे जाओ। आप इस प्रकार से दबाव देकर के राजनीति कर रहे हो, चुनाव जीतने के लिए, सरकारें गिराने के लिए आप लोग उपयोग करते हो ईडी का। हालांकि इसी चुनावी माहौल में राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो ने ईडी के ही 2 अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, जिन पर रिश्वत लेने का आरोप लगा था। छत्तीसगढ़ में महादेव गेमिंग ऐप से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापे में भिलाई से 1 करोड़ 80 लाख और रायपुर से 3 करोड़ 12 लाख रुपए नकद मिले। इसके अलावा बेनामी बैंक खातों में 10 करोड़ रुपए का भी पता चला है, जिनका चुनाव में इस्तेमाल की आशंका है। सीआरपीएफ के जो
लेन में भर के बक्से भर के बड़े बड़े बक्से भर के आए। निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहूंगा कि इनके वाहनों के भी चेकिंग होना चाहिए और उसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के किया जाए। हालांकि छत्तीसगढ़ में चुनावी संकल्प की घोषणा करते वक्त केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस सरकार में लगे घोटालों के आरोपों की गिनती गिना दी। 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, 540 करोड़ का कोयले के परिवहन का घोटाला हुआ, यहाँ पर गाय के गोबर में भी घोटाला करने का काम इन्होंने किया। महादेव ऐप का घोटाला जिनके कारण उनकी नींद उड़ी हुई है। पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला हुआ। दिल्ली में शराब घोटाले की जांच के दौरान ईडी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को जांच के लिए तलब किया है। हालांकि केजरीवाल चुनाव प्रचार का कारण बताते हुए जांच में शामिल नहीं हुए हैं और इधर अंतर्राष्ट्रीय हवाला लेन देन और 7 करोड़ से अधिक की कस्टम चोरी के आरोप में दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद के ठिकानों पर ईडी के अफसरों ने 22 घंटे की लंबी तलाशी ली है। कस्टम ड्यूटी का जो मामला है वो आज से 18-20 साल पुराना कोई मामला था जब मैं बिजनेस किया करता था। ये केस खत्म भी हो गया था। ये आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। हालांकि पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली में चोर लुटेरों के खिलाफ सरकार की गारंटी याद दिलाई। ये मोदी की गारंटी है, लूटने वाला एक भी बचने वाला नहीं है। लुटारों का हिसाब चुकता करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हालांकि विपक्षी दलों का आरोप है कि जांच एजेंसियों की सारी कार्रवाइयां सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ हो रही हैं और इसका मकसद सिर्फ राजनीतिक रूप से डर पैदा करने की कोशिश है। आज तक ब्यूरो। 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, 540 करोड़ का कोयले के परिवहन का घोटाला हुआ, यहाँ पर गाय के गोबर में भी घोटाला करने का काम इन्होंने। 5000 करोड़ का अभी तो शुरुआती जांच है। महादेव ऐप का घोटाला जिनके कारण उनकी नींद उड़ी हुई है। पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला हुआ। और इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ राखी राठौर जी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। तहसीन पुरावाला जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रवि श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजाता पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरएसएस की आप विचारधारा को सपोर्ट करती हैं। विनोद अग्निहोत्री जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले राखी राठौर जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, जैसे ही चुनाव आते हैं उसके बाद विपक्षी नेताओं पर अगर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो जाएगी तो पलटकर सवाल पूछा जाएगा जो लगातार कांग्रेस उठा रही है कि चुनाव नजदीक हैं, उसको देखते हुए बेचैनी है क्या? इस वजह से कार्रवाई इतनी ज्यादा तेज हो गई है? कांग्रेस के आरोपों पर क्या है जवाब आपका, राखी राठौर जी? राखी जी मेरी आवाज आ रही है क्या आप तक? प्रधानमंत्री जी ने भी कल छत्तीसगढ़ के अंदर कहा जो भ्रष्टाचारी है उस पर कार्रवाई होगी। किसी भी पार्टी को बिलोंग करता हो अगर भ्रष्टाचार किया है तो वो गिरफ्त में आएगा। जिस तरह से राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो 2 जगह जो छापे पड़े हैं उनको विषय को भी समझने की जरूरत है। जल जीवन मिशन और पेपर लीक। जल जीवन मिशन एक ऐसा अभियान जिसमें हर घर नल पहुंचाने का एक अनूठा अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया, लेकिन किस तरह से 30,000 करोड़ रुपए राजस्थान में आते हैं लेकिन 20,000 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। और ये पहली कार्रवाई नहीं है, इससे पहले भी 2.5 महीने पहले ईडी की कार्रवाई हुई और ऑफिसर्स के जो लॉकर्स थे उसके अंदर सोना मिला, उसमें पैसा मिला। तो इस तरह की कार्रवाई ईडी ने पहले भी करी। और जहां तक पेपर लीक का सवाल है, आपने देखा और कई बार डिस्कस भी किया है चित्रा जी हमने कि राजस्थान के अंदर 18 से ऊपर पेपर लीक हुए जिसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जिस तरह से पेपर माफिया यहां पर डेवलप हुआ है। लगातार हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है और इसीलिए एसओजी और जो इनके एसीबी जो यहां की लोकल जांच एजेंसीज है वो अपने आंकड़ों पे हाथ नहीं डाल सकती। ईडी अगर आती है, उनको कुछ जांच में तथ्य मिलते हैं तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो उसको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि
और जिस तरह से देखिए, जिस तरह से राजस्थान में हम लोगों ने देखा, ठीक है, तहसीन पूनावाला जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। तहसीन पूनावाला जी, अलग-अलग स्टेट राखी राठौर जो बातें कह रही हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर कोई भ्रष्टाचारी नहीं है तो फिर उसको डरने की क्या जरूरत है। लेकिन चूंकि चुनावी माहौल है और इस वजह से क्या ईडी और सीबीआई अपने कामकाज नहीं करें, चुनाव है, इस वजह से थोड़े दिनों के लिए वो बैठ जाए कि चुनाव खत्म हो जाए, उसके बाद फिर हम देखेंगे इस मामले में जांच को कैसे आगे बढ़ाना है। ऐसा होता है क्या? जांच एजेंसियां क्या इस तरह से अपनी कार्रवाई करेंगी कि चुनाव होगा तो अपने आप को होल्ड कर लेंगी जांच करने के लिए, और चुनाव बीत जाएगा तो फिर वो ताबड़तोड़ एक्शन में आ जाएंगी? तहसीन तक आवाज किसी वजह से नहीं जा पा रही है, लेकिन राखी राठौर जी, इसके पहले मैं बाकी मेहमानों के पास आगे बढ़ूं, एक और सवाल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से भी अलग अलग जगहों में चुनावी राज्यों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो एक्शन ले लोगे, आगे जो भी कार्रवाई करना चाहते हो वो कर लेंगे, लेकिन उनकी जो विचारधारा है, लोगों को लेकर जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको कैसे रोक पाएंगे आप लोग? उनके आरोपों पर आप जवाब दीजिए रवि श्रीवास्तव जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आती हूँ। कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, इस वजह से लोगों तक फोन नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन इन सब के बीच अपने दर्शकों को जल्दी से जानकारी दे दें। एक्शन में ईडी है, एक्शन में सीबीआई है। विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार बीजेपी को घेरा जा रहा है कि बीजेपी डर गई है, विपक्षी इंडिया से डर गई है और चुनावी राज्यों में हताशा। लेकिन रवि श्रीवास्तव जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो सबसे पहले आपकी टिप्पणी, जो राखी की ओर से बातें कही गई हैं कि जो भ्रष्टाचारी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो पाक साफ होगा वो बाहर निकल जाएगा, तो फिर डर किस बात का? रवि श्रीवास्तव जी। चित्रा जी, इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि कहीं पे भी भ्रष्टाचार होता है उसकी जांच होनी चाहिए, अपराधी को पकड़ा जाना चाहिए और काम पूरा होना चाहिए। निश्चित है, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। पर मेरा ये कहना है कि जब 125 केस में से 118 केस केवल विपक्ष के बड़े नेताओं पे किए जाते हैं, तो इसका जवाब देना पड़ेगा किसी को कि भाई ये ईडी का दुरुपयोग है या नहीं। अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल ठीक कहा है, दो तरह के मामले हैं। आपको मालूम है, सीबीआई के अंदर जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है उसको अपराध साबित करना पड़ता है, ईडी के अंदर जो अपराधी है उसको अपने बेगुनाही साबित करनी पड़ती है, जो कि एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। पीएमएलए के जो कानून है उनके तहत लोगों को जमानत नहीं मिलती है 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक। तो ये सिर्फ एक हैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट, पार्टी को बदनाम करने की एक कोशिश बन के रह जाती है। अभी आप राजस्थान के ही केसेस देख लीजिए, जो डोटासरा जी के पास जो रेड पड़ी है वहां पर 1 रुपया नहीं मिला, जो वैभव गहलोत के पास पड़ी है वहां पर 1 रुपया नहीं मिला, जो दिल्ली में राजकुमार आनंद जी के घर पे रेड पड़ी है उनके 1 रुपया नहीं मिला। रवि श्रीवास्तव जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। राखी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राखी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? राखी, आपको आवाज मिल रही है क्या मेरी? जी राखी जी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी नेताओं की ओर से अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में मैंने सवाल पूछा जिसका जवाब रवि श्रीवास्तव भी दे रहे थे। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ कितना भी ईडी और सीबीआई लगा दो, लेकिन जो उनकी विचारधारा है उसको कैसे दबा पाएंगे आप लोग? कह रहे वो और ज्यादा फैलती हुई चली जाएगी जितना भी आम आदमी पार्टी को डराने धमकाने की कोशिश की जाएगी। चित्रा जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी पिछले कई सालों में हमने देखा, जितनी जल्दी ये पार्टी खड़ी हुई उतनी जल्दी इसकी विचारधारा लोगों के बीच में आ गई। आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है वो भ्रष्टाचार की विचारधारा है और इसीलिए इनके डिप्टी
जो चीफ मिनिस्टर हैं वो जेल में हैं, उनको 6 बार से ऊपर हो गया कि उन्हें जमानत सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं दी गई। इसके अलावा सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो संजय सिंह हो, ये सभी के सभी जेल में हैं और सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट जो है वो इनको जमानत नहीं दे रही। ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट है। और मुझे लगता है कि पार्टी को, कोई भी पार्टी हो, उसको न्यायिक व्यवस्था में विश्वास होना चाहिए। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को अगर कहूं तो वो सागर है और ये तीनों के तीनों गागर है, जहां से उत्पन्न हुआ है ये सारा भ्रष्टाचार की विचारधारा, वो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो ये कहा करते थे कि पहले इस्तीफा, अगर आरोप लग गया है तो पहले इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद जांच होनी चाहिए। लेकिन यही अरविंद केजरीवाल कल अगर ईडी बुलाता है तो नहीं जाना चाहते हैं, जांच में बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करना चाहते हैं। यानी निश्चित तौर पे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इनको समस्या है। जब कोर्ट की तरफ से जमानत नहीं मिल रही, जब ये ईडी के संबंध पर जाना नहीं चाहते, तो कहीं ना कहीं समस्या समझ में आती है। और देखिए, जहां जहां भ्रष्टाचार होगा वहां वहां एक्शन तो कोर्ट द्वारा लिया जाएगा, एक्शन तो ईडी द्वारा लिया जाएगा, और जो भ्रष्टाचारी होगा उसको समस्या होनी चाहिए। मैं तो कहना चाहूंगी रवि जी से भी कि आपके पास भी अगर कोई हो डेटा, अगर आपके पास भी कोई सबूत हो, जिस तरह के सबूत लेकर के अरविंद केजरीवाल जी जब आए थे 2013 और 12 के अंदर, जो सबूत वो शीला दीक्षित जी के खिलाफ, सोनिया गांधी जी के खिलाफ, लालू प्रसाद जी के खिलाफ किया करते थे, वो आज दिखाएं, लेकर के आए, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन ये एक विचारधारा, भ्रष्टाचार की विचारधारा, कॉमन विचारधारा थी, और इसीलिए इंडिया अलायंस के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ में एक नया गुट जो है इन लोगों ने बना लिया है। जनता देख रही है कि विचारधारा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की है, उसके अलावा कोई इनका एम नहीं है। ठीक है, रवि श्रीवास्तव जी, इस पर आप जवाब दे दीजिए। विनोद जी, इसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। रवि श्रीवास्तव जी, वो कह रही हैं गागर में सागर, या सागर और गागर का जो उदाहरण देते हुए उनकी ओर से कहा गया है, जांच हो रही है, जांच होने दीजिए, इसको लेकर इतना ज्यादा दंगल करने की क्या जरूरत है मैदान में? देखिए, इतना मॉरल हाई ग्राउंड लेने की जरूरत नहीं है। ये उस पार्टी से है जिस पार्टी के अध्यक्ष कैमरे पर पैसे लेते हुए पकड़े गए थे, अध्यक्ष, कोई कार्यकर्ता नहीं। तो ये आप इसका हमें वो उदाहरण मत दीजिए। आप ये समझिए कि जो ईडी का दुरुपयोग हो रहा है वो पूरे देश में, आप ये बताइए कि जितनी रेड पड़ रही है उसमें बीजेपी के नेता कितने हैं? आप उदाहरण देके बता दीजिए मुझे। वो जितने लोगों पे रेड पड़ी थी ईडी की, वो सारे के सारे बिक गए और बिक करके भाजपा में शामिल हो गए और वॉशिंग मशीन में धुल करके वो आज साफ हो गए पूरे के पूरे, और अब उनके खिलाफ कोई केस भी नहीं चल रहा है यहाँ पर। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप टारगेटेड तरीके से काम मत करिए। मैं ये नहीं कहता कि ईडी ने कुछ नहीं किया। ईडी ने 5000 केस बनाए पिछले 9 सालों के 10 सालों के अंदर, उसमें से सिर्फ 24 कन्विक्शन हुए। हालांकि तारीफ की बात सिर्फ इतनी है कि 1 लाख करोड़ रुपया जो गलत था वो पकड़ा गया। ये याद दिला रही है कि 2014 में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था। आप ये भी मैं आपको याद दिला दूं, प्रधानमंत्री ने भी 2014 में ये कहा था चुनाव से पहले कि 400 लाख करोड़ रुपया काला पैसा जो स्विट्जरलैंड के अकाउंट में पड़ा हुआ है वो मैं लेकर के आऊंगा यहाँ पे। आज 9 साल बाद कहते हैं कि हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है। तो ये आप इस तरह के उदाहरण हमें मत दीजिए। जो ईडी का आप दुरुपयोग कर रहे हैं वो जनता देख रही है और उसके लिए इसको आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि आपके पास कोई काम दिखाने के लिए नहीं है। ठीक है विनोद राखी, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, क्या वास्तव में इस तरह की स्थिति बनती है जब चुनाव नजदीक आते हैं तो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई ताबड़तोड़ तेज हो जाती है, जैसा कि मौजूदा वक्त में विपक्षी नेताओं की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि उधर दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि चोर मचाए शोर, इस तरह के मुहावरों का इस्तेमाल करते हुए तमाम भ्रष्टाचार के आरोप भी गिनाए जा रहे हैं। दोनों में क्या सच है? क्या चुनावों के दौरान चूंकि इसको लेकर हंगामा ज्यादा बढ़ जाता है और इसके पहले अगर आमतौर पर कार्रवाइयां चलती हैं तो इतना ज्यादा कम से कम एक्शन देखने को नहीं मिलता है, इसलिए मौजूदा वक्त में इस तरह की स्थिति बनी हुई है? विनोद जी, देखिए, भ्रष्टाचार जो है इस देश में आदिकाल से एक बड़ा मुद्दा है। मतलब आप सोचिए कि दुष्यंत से मिलने शकुंतला गई थी तो उनको भी अंगूठी दे करके चौकीदार को, और तब अंदर प्रवेश मिला था। तो उस जमाने से मुद्दा भ्रष्टाचार में है। और नेहरू जी के जमाने में जीप कांड हुआ, उसके बाद टीटी कृष्णाचारी को इस्तीफा देना पड़ा। फिर आप देखिए इंदिरा गांधी के खिलाफ जेपी आंदोलन पूरा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर था, और उसके बाद वीपी सिंह भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री बने बोफोर्स का नारा लगा करके। और नरसिम्हा राव की सरकार पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा, हर्षद मेहता कांड और ये सारे कांड आए।
तो कुल मिला के, और बाद में जब अटल जी की सरकार आई तो उसमें भी तहलका हुआ, और अभी जिसका जिक्र श्रीवास्तव जी ने किया बंगारू लक्ष्मण वाला जो है, तो ये भ्रष्टाचार हमेशा जो है एक हथियार, राजनीतिक हथियार के रूप में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करती रही हैं। और राखी जी सही कह रही थी कि आम आदमी पार्टी तो का जन्म ही भ्रष्टाचार की विरोधी आंदोलन के गर्भ से हुआ, अन्न आंदोलन के गर्भ से, जिसने पूरे मनमोहन सिंह सरकार को एक तरह से वो भ्रष्टाचार में बदनाम कर दिया। तो और उसके बाद जिस तरह से सारे पोस्टर लगा करके जंतर मंतर पे धरना दिया जाता था और सब सारे नेताओं को भ्रष्ट बताया जाता था, लेकिन जनता जो है वो अपने तरीके से वोट करती है। कोशिश देखिए 2018 के चुनाव से पहले भी आप देखिए एजेंसियों ने मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और तमाम राज्यों में इस तरह के छापे डाले थे। दिल्ली में 2020 के चुनाव से पहले भी सीबीआई की कार्रवाइयां हुई थी। पश्चिम बंगाल में 2021 में चुनाव हुआ, उसके पहले से ही सीबीआई और उनकी कार्रवाई हुई, लेकिन नतीजे जो आए वो अपने तरीके से आए। जनता अपना फैसला देती है, वो खाली इस मुद्दे पे वोट नहीं करती कि किस पे सीबीआई आया, किस पे ईडी आया। वो तमाम सारी अपनी जो निजी समस्याएं होती हैं, जो रोजमर्रा के मुद्दे होते हैं और प्रदेश के मुद्दे हैं या राष्ट्र के मुद्दे, उन पर वोट करती है। तो ये जयललिता जी पर भ्रष्टाचार के कितने बड़े आरोप लगे, बाद में कन्विक्ट भी हुई, कितनी सैंडलें, कितनी साड़ियां, लेकिन तो थंपिंग मेजॉरिटी से जीत के आई। लालू जी पर वो तो जेल भी गए, कन्विक्ट भी हुए, और आज भी आरजेडी एक बहुत बड़ा प्लेयर है बिहार की राजनीति में। तो ये हमारे देश की, इसको विडंबना कहें, इसको क्या कहें राजनीति की, कि भ्रष्टाचार मुद्दा भी रहता है और भ्रष्टाचार मुद्दा खत्म भी नहीं होता। क्योंकि उसका कारण ये है चित्रा जी कि देखिए राजनीति में जो है हमेशा एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। बीजेपी भी जिन नेताओं पर आरोप लगाती थी भ्रष्टाचार के, वो जब उनकी साइड आ जाते हैं तो चुप हो जाती है। तब विपक्ष कहता है कि अब उनके बारे में क्या है। अजीत पवार जब तक एनसीपी में थे तब तक बीजेपी उनको भ्रष्ट बताती थी और एनसीपी और कांग्रेस उनको ईमानदार बताते थे। आज जब उधर चले गए, बीजेपी के साथ आ गए, तो इंडिया गठबंधन वाले उनको भ्रष्ट बताने लगे। तो ये जो, और बीजेपी चुप है उस पर, ये जो दोहरा मानदंड है राजनीति का, मुझे लगता है जनता इसको बहुत बेहतर तरीके से समझती है। और ये महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई। भ्रष्टाचार मुद्दा तो होता है, चुनावों में जोर शोर से उठाया भी जाता है, लेकिन उसके बावजूद आपने तमाम नेताओं के नाम भी गिना दिए जिनको चुनावी जीत हासिल हुई गंभीर आरोपों के बावजूद। लेकिन ये जो ताबड़तोड़ एक्शन है वो चुनावों के ठीक पहले सुजाता पांडे जी अगर बढ़ जाएंगे तो पलटकर सवाल पूछा जाएगा कि बेचैनी के पीछे की वजह क्या है, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है। इस पर क्या होगा जवाब आपका? एक तरफ जल जीवन मिशन, दूसरी तरफ ऐप घोटाला, तमाम तरह के घोटालों के आरोप ठीक इसी वक्त जब एक जगह 1 हफ्ते के भीतर वोट डाले जाने हैं और दूसरी जगह 15 दिनों के भीतर मतदान होना है। देखिए चित्रा जी, इस देश में हर दूसरे तीसरे महीने किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। और तो क्या इसका मतलब ये है, जैसा कि आप कह रहे थे, क्या जांच एजेंसियों को इन चुनावों का स्केड्यूल देख के अपना स्केड्यूल तय करना चाहिए? ये एक बड़ा प्रश्न है। दूसरा, चुनावों के वक्त में एजेंसियां आज से नहीं हमेशा से सक्रिय होती आई हैं, क्योंकि इस समय मनी लॉन्ड्रिंग का, हवाला का, पैसे जो काला धन है इधर से उधर जाने का कार्रवाइयां बढ़ जाती हैं, और इसीलिए ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि उस चीज को वो ना होने दे, और इसलिए उनका सक्रिय हो। दूसरी चीज है कि विपक्ष के नेताओं पे क्यों? तो पहला प्रश्न तो ये होना चाहिए कि प्राइमा फेसिया एविडेंस है क्या? तो उसके लिए तो हाँ है, चाहे आप अरविंद केजरीवाल की बात कर ले आपके केस में, या फिर जो उनके मंत्री के यहाँ आज छापे पड़े हैं उसके बाद में, वो मामला कोई आज का नहीं है, 10-12 साल पहले का मामला है, और उसमें तो पूरा का पूरा एक हवाला ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके साक्ष्य हैं। अभी आप राजस्थान में जाइए, राजस्थान में जो जिस केस में अशोक गहलोत के बेटे के पे ईडी को बुलाया गया या समन किया गया, वो तो फेमा का मामला है, और वो भी आज से, वो भी 8-9 साल से चल रहा है ये मामला। और वो दूसरे और उसमें क्विड प्रो को, मतलब मामला लेन देन का भी है कि पैसे लिए गए दिए गए, उससे फायदा पहुंचाएगा, उसका मामला भी है। छत्तीसगढ़ में आ जाइए, वहां पे भी है। और एक बात तो जीता जी, जहां छापे पड़े हैं, पहले तो ये बात सबसे पहले प्रूव करनी चाहिए। मैं मध्य प्रदेश में हूँ, यहाँ पर है या नहीं है ये बताइए। हाँ, मध्य प्रदेश में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई अगर नहीं होगी तो फिर सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ और दिल्ली में यही तो सवाल कांग्रेस दाग रही है कि यहाँ आपकी सरकार है तो यहाँ सब कुछ अच्छा है। क्यों ऐसा ये सवाल कैसे हो सकता है, जब राहुल गांधी खुद ही कहते हैं कि अडानी के मामले पे वो सरकार को भ्रष्ट कहते हैं, और अपनी सरकार पे जब सवाल उठता है तो कहते हैं कि हम पे क्यों कार्रवाई की जाए? ये कैसा दोहरा मापदंड है? जब कार्रवाई होगी तो सब पे होगी। और ईडी के मामले, और जहां पे बैठ के
एक राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि ईडी का कन्विक्शन रेट बहुत खराब है। तो उनके जानकारी के लिए बता दूं कि ईडी का कन्विक्शन रेट 93% है और इसमें से सिर्फ 2% ऐसा है जो कि नेताओं पे हुआ है। ठीक है, मैं तहसीन पूनावाला जी से जवाब ले लेती हूँ। बहुत देर से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था किसी वजह से। ठीक है, जो आरोप आपने लगाए हैं तहसीन पूनावाला जी, सीधे आपके पास आते हुए, बीडीओ और सीबीआई अगर जांच कर रही है तो क्या उनकी जांच को रोक दिया जाए? वहीं मैं मध्य प्रदेश में मौजूद हूं, अलग अलग हिस्सों में जा रही हूं। कमलनाथ जी की ओर से भी बकायदा बड़े बड़े पैम्फलेट बनवाए गए हैं जिसमें घोटालों की लिस्ट लेकर आप लोगों के बीच जाकर गिना रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर उन राज्यों में कार्रवाई हो रही है तो इसको लेकर इतनी ज्यादा परेशानी क्यों है? और आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा है न ईडी चलेगी न सीबीआई चलेगी, इस बार पेन ड्राइव चलेगी। तो जरा दर्शकों को यह भी बता दें कि क्या है पेन ड्राइव में। आवाज आ रही है क्या तहसीन जी? तहसीन आप म्यूट हैं, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें। मैं म्यूट नहीं, मैं फोन के ऊपर, मैं फोन पर हूं, आपकी ओर से म्यूट होगा। आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं फोन पर हूं। बोले, आवाज आ रही है, आप बोलिए बोलिए। जी जी जी, नमस्कार चित्रा जी, आपका स्वागत है मध्य प्रदेश में। और 3 दिसंबर को कमलनाथ जी जब शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद के, तब मैं आपको दोबारा से मध्य प्रदेश बुलाऊंगा और हम दोनों इकट्ठा जाएंगे और ट्रोल्स उसके बारे में ट्वीट भी कर सकते हैं। चित्रा जी देखिए, ईडी के बारे में जो मेरे पहले जो वक्ता ने कहा वो बिल्कुल सही है। हर 3 महीने में इस मुल्क में चुनाव होते हैं, लेकिन ईडी, इसका नाम बदलकर वो जो ईडी दिख रहा है ना आपके स्क्रीन पर, उसको बीडी कर देना चाहिए, बजरंग दल, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का एक अंग। क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव होते, जहां पर विपक्ष जीतने वाली होती है, वहां पर ईडी पहुंच जाती है। चित्रा जी, मैं आज तक पे था वेस्ट बंगाल के चुनाव के समय, ईडी वहां पहुंची। अब मैं आपके साथ हूँ राजस्थान के समय, ईडी वहां पहुंच गई। उसके पहले मैं आज तक पे था अंजना जी के समय के साथ तमिलनाडु के समय, वहां पर पहुंच गई। ये ईडी ऐसे कैसे पहुंचती है जहां विपक्ष जीतती है? अच्छा, मध्य प्रदेश में आप हो, व्यापम केस में कपिल सिब्बल जी और हम लोग सब गए थे व्यापम के ऊपर। सुप्रीम हाई कोर्ट ने आदेश दिया ईडी की जांच हो। मामा जी को कितनी बार बुलाया, कितनी बार मामा जी की जांच हुई? 6 लोगों ने आत्महत्या किया, वहां पर ईडी ने कुछ नहीं किया। लुई बर्जर्स केस में भाजपा ने व्हाइट पेपर निकाला हिमंता बिस्वा शर्मा पर, व्हाइट पेपर। आज वे भाजपा के मुख्यमंत्री है, उन पे कोई जांच नहीं हो रही, वो विटनेस बन गए। और ऐसे कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। वाईएस चौधरी आंध्र प्रदेश में, जीवीएल नरसिम्हा राव जी आपके साथ और मेरे साथ अक्सर शिरकत करते हैं आपके शो के अंदर, उन्होंने चिट्ठी लिखा कि वाईएस चौधरी जी का पैसा फंडिंग इल्लीगल है। आज वो भाजपा के सम्मानित मेंबर है, ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही, वो विटनेस बन गए। ईडी का कॉन्विक्शन रेट 0.5% है। क्यों 0.5% है? इससे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। क्योंकि द प्रोसेस इज द पनिशमेंट, द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। 24 जो कन्विक्शन हुए, ये भाजपा के आजकल जो नए नए समर्थक है, ये कहते हैं 24 कन्विक्शन हो गए 26 चार्जशीट के अंदर। ये 24 जो कन्विक्शन हुए, ये मनमोहन सिंह जी के केस के टाइम में चार्जशीट फाइल हुई। मोदी जी के जो टाइम पर जो चार्जशीट फाइल हुई, उसमें कन्विक्शन हुए 0.5% ईडी का कन्विक्शन। लेकिन आपको ईडी में बेल नहीं मिलता, क्योंकि ट्विन कंडीशन है, आप गिल्टी हो जब तक अपने आप को इनोसेंट साबित नहीं करोगे, इसलिए द प्रोसेस बिकम्स द पनिशमेंट। ठीक है, इस पर जवाब दे दीजिए राखी जी। वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता, राजस्थान छत्तीसगढ़ पर इन लोगों की नजर ज्यादा है। देखिए चित्रा जी, जिस तरह से अभी इन्होंने 3 दिसंबर की बात करी, मुझे लगता है तहसीन पूनावाला जी को मालूम नहीं है कि 3 दिसंबर को तो शपथ ग्रहण नहीं होगा, उस दिन सिर्फ परिणाम आएगा। और परिणाम किसके पक्ष में आएगा वो जनता देख रही है। वो देखेगी किस तरह से भ्रष्टाचारियों को देश से बाहर निकालने का काम जो है वो लगातार जनता करती आई है और करती रहेगी। जहां तक आप बात कर रहे हैं, देखिए दिग्विजय सिंह जी जिस तरह से साक्ष्य लेकर के घूम रहे हैं, मैं तो पूछना चाहती हूं क्यों ये साक्ष्य आप आकर के ईडी में जमा नहीं कराते हैं, दिल्ली में आकर के पेश नहीं करते हैं? आप तो पत्रकार हैं, आपके सामने आकर के उन साक्ष्यों को पेश करें कि अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो ईडी जांच करे। मैं बताना चाहूंगी, राजस्थान के अंदर भी सबसे पहले जब पेपर लीक की बात हुई या जल जीवन मिशन की बात हुई, तो राज्य सरकार मानने को तैयार नहीं थी कि यहां भ्रष्टाचार हुआ है। हमारे सांसद महोदय ने जाकर के ईडी में सारे साक्ष्य पेश किए और उसके बाद ईडी की कार्रवाई यहां पर चालू हुई। जिस तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री जी पेन ड्राइव लेके घूम रहे हैं, मुझे लगता है किसी भी राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता, उनके पास तो अपनी लोकल एजेंसीज हैं, उन लोकल एजेंसीज के माध्यम से सबसे पहली प्राथमिकता
जांच करानी चाहिए सबसे पहले कि क्या गड़बड़ियां हैं उसके अंदर। इस तरह से दिखा करके कोई आप मार्केटिंग प्लान मत बताइए अपना। आप जिम्मेदार पद पर हैं और जिम्मेदार पद पे बैठे हुए व्यक्ति को अगर किसी प्रॉब्लम के बारे में मालूम चलता है, किसी भ्रष्टाचार के बारे में मालूम चलता है, तो पहला दायित्व यह है कि आप लोगों के बीच में उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलिए। आपके पास लोकल एजेंसीज हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इनको भ्रष्टाचार करना है, फिर चोरी और सीनाजोरी करनी है और लगातार ब्लेम लगाना है ईडी पर, सीबीआई पर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप न्यायिक व्यवस्था पे भी क्वेश्चन उठाते हैं। अगर आपको लगता है कि ईडी ने कोई भी चीज आपके यहां से वसूल नहीं की है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपको क्यों नहीं बेल देता है? तो प्रॉब्लम क्या है? देखिए, करना है भ्रष्टाचार, लेकिन हर बार, और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि 2004 से 14 के बीच में भी इन्हीं लोगों पे अटैक होता था। आप बताइए, 4 से 14 के बीच में भी कौन से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन पर जो है ईडी की रेड हुई? तब भी ऐसे ही होता था, या तो वो आरजेडी के नेता होते थे या एसपी के नेता होते थे। पहले भी नहीं होता था, अभी भी नहीं होता, क्योंकि भ्रष्टाचार की विचारधारा किसकी है वो सब जानते हैं। देश जानता है कि जो इंडिया अलायंस का पूरा गुट है वो सिर्फ भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के स्तंभों पे खड़ा है। इनका ये जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, ये तीनों को मिला। तहसीन जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद रवि श्रीवास्तव जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। भ्रष्टाचार के लिए ठीक है। वो 2004 से 14 का उदाहरण दे रही है, वो कह रही है बताइए बीजेपी का कौन सा बड़ा नेता था जिसके खिलाफ आप लोगों ने एक्शन लिया? उस समय भी तमाम विरोधी दलों के ही बड़े बड़े चेहरे जिनके खिलाफ कई कार्रवाई हुई और कई लोगों के आरोप भी सिद्ध पाए गए। तहसीन पूनावाला जी, मैं 3 चीजों का जवाब दूंगा। देश में एक ही राष्ट्रीय दल है जिसके अध्यक्ष जेल में गए कैमरा पे पैसा लेते हुए, वो है भाजपा के। तो भाजपा भाषण ना दे, वो सबसे जरूरी बात है। लेकिन राखी जी ने 2 महत्वपूर्ण सवाल उठाए। एक सवाल उन्होंने उठाया ईडी में आपका, राखी जी प्लीज, राखी जी ने 2 महत्वपूर्ण सवाल उठाए। एक तो ईडी में आपको बेल क्यों नहीं मिलता? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिल सकता है आपको बेल, क्योंकि पीएमएलए को जो आपने फाइनेंस बिल के तहत पास किया, उसमें कोर्ट को ये कन्विंस होना चाहिए कि आप इनोसेंट हो, क्योंकि प्रिजम्पशन होता है आप गिल्टी हो। तो चार्जशीट फाइल होने के बाद भी एजेंसी, जैसे मनीष सिसोदिया के केस में आते कहते 338 करोड़ का मनी ट्रेल टेंटेटिवली मिला, कोर्ट को मानना पड़ेगा, तो आपको बेल मिल ही नहीं सकता। और जो पैसा मिल रहा है उसका भी बताइएगा। ये पहली बात, जो रिकवर किया है सोना और पैसा, उसका भी जवाब दीजिएगा। वो भी झूठ है क्या? मैं उसका भी दे देता हूँ राखी जी। वो अलग, वो जो पैसा और सोना लॉकर से मिल रहा है, लोगों के यहाँ से मिल रहा है ईडी को ही, वो बता दीजिएगा। उसका भी जवाब दे दीजिएगा, निवेदन है आपसे। ठीक है, मैं उसका भी दे देता हूँ। आपका दूसरा मुद्दा था 1 लाख करोड़ की रिकवरी हो गई ईडी से। ये रिकवरी का कुछ मतलब नहीं है, जो पैसे आप दिखा रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं। रिकवरी अगर होगी लेकिन आपका कन्विक्शन नहीं होगा, रिकवरी का क्या मतलब? अगर वो आदमी छूट जाएगा, आपको तो पैसे वापस करने पड़ेंगे, एसेट वापस करने पड़ेंगे। किस चीज की रिकवरी है? खुद आप कहते हो 1 लाख करोड़ की रिकवरी। अगर 1 लाख करोड़ की रिकवरी होती, आपका बजट में डेफिसिट नहीं होता। आपका डेफिसिट नहीं हुआ, आपके कॉन्विक्टेड केसेस में आपके प्रॉपर्टीज बिके गए, नॉट इन ईडी केसेस। आपके आईटी केसेस में बिके गए, आपके दूसरे केसेस में, पीएमएलए में आपका कौन सा बिका है बताइए मुझे, लिस्ट बताइए। नहीं बिका गया है, क्योंकि 1 लाख करोड़ का प्रोविजनल रिकवरी होता है। तीसरी बात, थोड़ा सा हम उसमें तथ्यों पे बात करें। तीसरा आपका सवाल था कि हम क्यों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सामने नहीं जाते? आपके भ्रष्टाचार के कमरे भर के हमने वेस्ट बंगाल में पैसा देखा है, कमरे भर के पैसा देखा है, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे तहसीन जी आप? राखी जी, और लॉकर्स के अंदर सोना भर के राजस्थान में हमने देखा है 2 विषयों पर, जल जीवन मिशन जिसमें हर घर पानी पिलाने जैसी संवेदनशील बात थी, जो राजस्थान से बेहतर कोई नहीं जानता। पेपर लीक युवाओं के भविष्य की बात थी, जो यहाँ के 71 लाख से ऊपर भविष्य जो युवाओं का खराब किया है, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता है? ठीक है राखी जी, आपका सवाल हो गया। अब मैं तीसरा आपके सवाल का उत्तर देता हूँ। आपका तीसरा सवाल था हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों नहीं जाते आपके भ्रष्टाचार को लेकर। हम गए, व्यापम का मुद्दा लेकर गए, कपिल सिब्बल गए, मैं खुद उसमें इन्वॉल्व था। हाई कोर्ट की टिप्पणी ईडी की केस होनी चाहिए, आपको जजमेंट भेज देता हूँ। क्या किया ईडी ने? कुछ नहीं किया। कब बुलाया शिवराज सिंह चौहान को? 6 लोगों ने आत्महत्या की। अभी तो देखिए राखी जी, आपने कोई कुछ किया हो तो बताइए। दिग्विजय सिंह जी एमपी में लिए घूम रहे हैं ना, साक्ष्य है, जैसा कि बात की जा रही है कि एमपी के अंदर दिग्विजय सिंह जी खड़े खड़े एलिगेशंस लगा रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं आपने। अब मैं जरा बाकी मेहमानों को भी लेकर आती हूँ। ठीक है, आप लोगों की बात हो गई अब। ठीक है, जल्दी से तहसीन जी अपनी बात पूरी कर ले, जल्दी से तहसीन जी अपनी बात पूरी कर ले, रवि श्रीवास्तव जी के पास जाना है। मैं एक ही लाइन आपको बता रहा हूँ, अगर ये 5 राज्यों में से 4 राज्य भाजपा हारती, 5 हारने वाली, लेकिन 4 राज्यों में पक्का अगर भाजपा हारती, ये जो एजेंसीज है ये सारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि जानती है ये 2018 की तरह नहीं, 2019 में सरकार बदलेगी, ये सारी एजेंसीज ठीक हो जाएगी। मैं अब भी आपको कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, एजेंसीज ठीक। आप कह रहे हैं 5 में से 4 में भाजपा हारेगी, तो किसमें जीत रही है अब ये भी बता दीजिए। एजेंसीज ठीक हो जाएगी, ये जो कर रहे एजेंसी सारा बंद कर देगी करना, और अपने इशारा करना बंद कर देंगे, क्योंकि ये जानेंगे कि सरकार बदल गई।
आप ये चीज को नोट कर ये जो एजेंसीज कर रही है, ईडी का एक एक्सटॉर्शन रैकेट बन गया है। चित्रा जी, मैं बहुत रवि श्रीवास्तव जी, अब मैं सीधे आपके पास आऊंगी। रवि श्रीवास्तव जी, ये आरोप बीजेपी पर लगा देना बहुत आसान है कि बीजेपी ईडी सीबीआई को आगे कर देती है, वो ये करती है, वो करती है, और तमाम तरह की बातें जो राजनीतिक गलियारे में होती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब मामला कोर्ट में जाता है, रवि श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी के दो बड़े चेहरे, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, और अब तो राहत संजय सिंह को भी नहीं मिली है कोर्ट से। सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि सिर्फ आरोपों के आधार पर तो कोर्ट में सुनवाई या फिर बेल डिसाइड नहीं होता है, वहां पर तो तथ्यों और तर्कों के आधार पर अपनी बातें रखी जाती हैं। उसके बावजूद इस पूरे मामले में आपके बड़े नेताओं को राहत नहीं मिल रही है। तो जो आरोप बीजेपी लगा रही है, क्या उसके आरोपों में दम नहीं दिखता है? रवि श्रीवास्तव जी, मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बता दूं, मैं एडवोकेट नहीं हूं, मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूं। तहसीन भाई खुद प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। उन्होंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया कि पीएमएलए के केसेस, ईडी के केसेस और सीबीआई के केसेस के अंदर क्या फर्क होता है, किस तरीके से। देखिए किस तरह के आरोप लगते हैं। ये उससे मिला, इसने उसको इससे मिलवाया, ही इज ए किंग पिन, ही इज ए मास्टरमाइंड, ही इज ए फाउंटेन हेड, ही इज ए डिजाइनर, ही इज एन आर्किटेक्ट। इस तरह की चीजें कोर्ट में साबित होती है क्या? जब ट्रायल होगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज संजीव खन्ना साहब ने 12 अक्टूबर को अपने रिमार्क्स में स्पष्ट रूप से कहा कि आपका केस 2 मिनट के लिए भी टिकेगा नहीं जब ट्रायल पर आएगा। तो ये जो चीज होती है, ये ट्रायल जब शुरू होती है तब पता लगेगा कि आपके पास सबूत कहाँ है। कह देना आसान है। अभी बहन बोल रही थी कि वो लॉकरों में पैसे मिले। आज तक किसी आम आदमी पार्टी के नेता के पास 1 रुपया बरामद नहीं हुआ, 1 रुपया। आप मुझे लैम निकाल के दिखा दीजिए। 170 केस चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, उसमें से 70 तो केवल संजय सिंह के ऊपर है। किस आदमी के पास आपको 1 रुपया मिला? जमानत अगर इतने ही पाक साफ है, आपको जवाब दे रहा हूं, आपका अगर ईडी की अगर रिकवरी हो तो आप बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट में। रवि जी, मैं आपसे बता रहा हूँ ना, कोर्ट ने कहा कि 338 करोड़ रुपया, 338 करोड़ रुपया लोगों को। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं आपको बता रहा हूँ इस देश के अंदर किस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है। एबीजी शिपयार्ड का नेता मालिक 22,000 करोड़ रुपए का घोटाला करता है। आप 10 लाख 15 लाख करोड़ रुपया आप लोगों का माफ कर चुके हैं। आपके भागे हुए यहाँ से जो व्यापारी है लाखों करोड़ रुपया लेकर के भाग गए यहाँ से, आपको एक आदमी वापस नहीं लेके आए, क्योंकि वो सब आपको कमीशन दे करके भागे हैं भाजपा को यहाँ से। और आज जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब लेकर के आओ, उसमें आपकी हवा निकल रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये पैसा आपने भ्रष्टाचार से कमाया है और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा किस तरीके से। रवि जी, भ्रष्टाचारियों को अगर आप प्रोटेक्ट करेंगे तो लोग देख रहे हैं। और दिल्ली के मंत्री के खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई चल रही है, उस पर मंत्री महोदय का ये कहना है कि ये मामला ही 20 साल पुराना है। 20 साल पुराने को नए सिरे से जिंदा करके उनका ये आरोप है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश बीजेपी की सरकार की ओर से रची जा रही है। 20 साल पुराने मामले को इस समय खोलकर आखिर क्या बताना चाहती है सरकार? बिल्कुल स्पष्ट है। राजकुमार आनंद जी ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि ईडी के अधिकारियों ने कहा कि हमें सिर्फ ऊपर से आदेश है, हमें यहाँ पे मैं जवाब ले लेती हूँ राखी जी से। 22 घंटे का हम शाम को यहाँ से चले जाएंगे और कोई इसके अंदर केस है ही नहीं, क्योंकि उस केस के अंदर राखी जी से मैं जवाब दे लेती हूँ। ये तो सिर्फ हैरेस करने के लिए पार्टी को। ठीक है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है उस केस के अंदर। मंत्री जी ये भी बताइए राखी जी, 20 साल पुराना मामला बता रही है आम आदमी पार्टी। जी चित्रा जी, मैं जवाब दे दूं? रवि जी सुन लेंगे तो मैं जवाब दे देती हूँ इस बात का। देखिए चित्रा जी, राजस्थान के अंदर वैभव गहलोत को जब ईडी के सम्मन मिले, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत पुराना मामला है, जबकि आपके ही रिपोर्टर ने जिस वकील ने कंप्लेन की है उसको जब पूछा और वो पूरा रिकॉर्ड में आया, उसने बताया कि 2021 में 2022 में ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जबकि वैभव गहलोत ये कह रहे थे कि ये तो बहुत पुराना मामला है। जो स्टेटमेंट मंत्री जी ने दिया है दिल्ली के अंदर, निश्चित तौर पर बचने के लिए दिया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 20 साल पुराने केस को आज ओपन किया जाए, ट्रांजैक्शंस अभी भी हुए होंगे, क्योंकि भ्रष्टाचारी अपने आप को बचाने के लिए ये काम करेगा। और ये तो शातिर लोग हैं, आप पार्टी तो कट्टर
भ्रष्टाचारी ठीक लोग है। हैं और ये शातिर लोग हैं, एक पैसा इनके पास नहीं मिलता, सारा पैसा इन लोगों ने घोटाले कर लिए। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ इनकी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। चलिए मैं क्योंकि सीधे जो भ्रष्टाचारी है वो अपने आप को विनोद जी जल्दी से आपसे मैं जवाब जानना चाहूंगी। अभी ईडी की जो छापेमारी चली है छत्तीसगढ़ में, वहां से भी पैसों की बरामदगी हुई है, कुछ और हिस्सों से पैसों की बरामदगी हुई है, लेकिन आम लोग जो हैं उनके जहन में ये सवाल आता है कि वास्तव में ये करप्शन में लिप्त लोग हैं जिनके खिलाफ एक्शन चल रहा है? क्योंकि चुनाव के दौरान अगर इस तरह की बातें होती है तो एक मतभेद की स्थिति भी यहां पर जरूर क्रिएट होती है। आम आदमी के भीतर जहन में भ्रष्टाचार को लेकर इस वक्त क्या चल रहा होगा, क्योंकि दोनों ही तरफ से अपने अपने दावे इस मुद्दे पर किए जा रहे हैं। ये सवाल मुझसे है चित्रा जी? जी बिल्कुल विनोद जी। देखिए, आम आदमी, मैंने पहले भी कहा कि आम आदमी से अगर आप बात करिए तो वो उसका एक जवाब होगा, साहब सब पॉलिटिक्स है। आप किसी ठेले वाले से, किसी केले वाले से, रिक्शे वाले से अगर पूछिए कि ये सब हो रहा है तो उसका एक लाइन का जवाब होगा कि सब पॉलिटिक्स है। क्योंकि देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और होती हुई दिखनी भी चाहिए और नतीजे तक पहुंचनी भी चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट के जज उसको ऑर्डर को कोर्ट किया जा रहा था बार बार, जो मनीष सिसोदिया की जमानत के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेसी जो है लगता है कि कहीं ट्रेल जो है ठीक है, और ट्रायल कोर्ट के लिए कहा कि ट्रायल कोर्ट। सर वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। चुनावी दौर है, लिहाजा बहुत सारे मुद्दों का शोर है, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के भीतर तू मैं की पॉलिटिक्स चल रही है, जनता के बीच अब ये मुद्दा कितना असर करता है और लोग किसके पक्ष में करेंगे मतदान, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में सीहोर जिले के बुधनी से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।